हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफन अपने मन के अंदर सोचता है, मैं इस ब्लैक बीट सुप्रीम की एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसने यहाँ पर जिस डिसेबल की बात की वो श्योरली तो डैंग किंचैंग ही होगा, लेकिन उसकी उस बात का मतलब क्या है? क्या यह अपने डिसेबल के साथ बहुत ज्यादा खुश है या फिर अपने डिसेबल के साथ बहुत ही ज्यादा नाराज है? अगर ये अपने डिसेबल के साथ नाराज हुआ तो फिर यह सारा का सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगा, लेकिन अगर ये अभी भी अपने डिसेबल के साथ प्यार करता है तो फिर उन दोनों की मास्टर और डिसेबल के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा होगा। और इस चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो अपने डिसेबल की याद में मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बुढ़े आदमी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा, आखिरकार ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर सोच क्या रहा है। इसी के साथ ही जूफन अपनी क्लिंग वाली हैंड को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देखकर ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, बच्चे, तुम्हें मेरे सामने इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अभी अभी तुमसे कहा मैं तुमको निशाना नहीं बना रहा हूँ, और तुमने ये भी देखा मैं तुम्हारे लिए उस बेकार मास्टर लुओ को भी मार डाला। क्या इससे भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है मैं तुम्हारे पक्ष पर हूँ? जो सुनने के बाद जूफन अपने मन के अंदर सोचता है, कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हारे बातों के ऊपर विश्वास करेगा, और उस सुप्रीम के सामने ग्रीट करते हुए कहता है, यह जूफैंग के पास हिम्मत नहीं है जो आपके साथ पंगा ले, और मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, अरे उस बात को भूल भी जाओ, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी आता तो भी तुम इसे संभाल सकते थे। तुम बहुत ज्यादा सावधान हो। क्या मैं बहुत पहले तुमसे नहीं कहा था मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ? लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पर खामखा आया। और दूसरी तरफ जूफन ग्रीट करते हुए कहता है, महामहिम, अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ जाते हुए कहता है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। और उसे जाता हुआ देख के ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, इधर आओ बच्चे, क्या मैं बहुत ज्यादा डरावनी लगता हूँ जो तुम इतनी जल्दी यहाँ से भाग रहे हो? जो सुनने के बाद जूफन कहता है, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था तुम मुझे यहाँ पर रक्षा करने के लिए आए हो? अब जबकि यहाँ पर अपराधी से निपटा जा चुका है तो फिर तुम्हें यहाँ पर और क्या चाहिए? तभी ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसे ही चले जा रहे हो, क्या ये उचित है? जो सुनने के बाद जूफन कहता है, सुप्रीम एल्डर, ये आप ही है जिन्होंने अभी अभी कहा आप बेकार में ही यहाँ पर आ चुके हैं। चाहे आप यहाँ पर कोई भी एक्ट किए हैं या फिर नहीं, मैं मेरे ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके अलावा मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, लेकिन मैं आपका ऐसा नहीं चुका सकता हूँ। और अपने मन के अंदर सोचता है, ये बूढ़ा आदमी जरूर किसी बात के लिए मेरे पास आया होगा, नहीं तो ये आदमी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराता। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो उनके पास एक ऐसा काम है जिनको कि उसे करना ही होगा, लेकिन उस बारे में बात को आगे बढ़ाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। दूसरी तरफ ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है, इस बार मैं एल्डर लू से निपटने के लिए आपकी मदद की, जिसे आपके पति एक एहसान माना जा सकता है, ना कि इसको दूसरे लोगों के बीच में दखलंदाजी कहा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर वो आपके हाथों मारा गया तो ये बीस टीमिंग सेक्टर को अपमान करने के जैसा होगा, लेकिन मेरे हाथों मरना अलग बात है। मैं तो बस यहाँ पर नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए अब बेस टेमिंग सेक्टर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जो सुनने के बाद जूफन कहता है, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे ही दोषी ठहराएंगे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? जब तक आप बेस टेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते हैं मुझे राहत नहीं मिलेगी, और अगर आप उस जैसे सेक्टर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं तो फिर मेरे ऊपर आपका एक एहसान पड़ जाएगा। जो सुनने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम हंसते हुए कहता है, आप बहुत ही ज्यादा साहसी है। हमारा प्रिय शिष्य भी ऐसा ही करना चाहता था, वो भी पश्चिमी देश को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं करने दिया उसे। और क्या आपको लगता है मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा? जो सुनने के बाद जूफन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर कोई भी एहसान वापस नहीं मिलेगा, अलविदा। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम जूफन को फिर से रोकते हुए कहता है, रुको, वापस आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी जूफन एक किपी सा स्माइल देते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, बस हुआ, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम जूफन से कहता है, बच्चे, क्या तुम इस नाटक से बाहर आ सकते हो? मैं तुमसे दुनिया भर की मांग नहीं कर रहा हूँ, इतना ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता हूँ। निचले 3 संप्रदाय और मध्य 3 संप्रदाय के प्रतियोगिता के अंदर आपको भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे लिए इतना ही करना है। जो सुनने के बाद जूफन कहता है, क्या बस इतना ही?
लेकिन आप सीधे सभी के सामने मेरे ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते और इस बारे में बात करने के लिए आप मेरे पास ही क्यों आए हैं? तो मास्टर कहता है यहाँ पर नियमों के बिना कोई भी व्यवस्था नहीं है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के पास हमेशा से ही दूसरे 9 सेक्टर की स्वीकृति प्राप्त और इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है ये निष्पक्षता से आयोजित किया जाता है। हालांकि आपने कोई भी गलती नहीं की थी, फिर भी बिना किसी वास्तविक आधार के आपके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना पड़ा, नहीं तो इससे हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर असर पड़ेगा। तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, यहाँ तक कि निचले 3 संप्रदाय और मध्य 3 संप्रदाय के कोई भी डिसेबल तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुम पहले से ही निचले 3 संप्रदाय और यहाँ तक कि मध्य 3 संप्रदाय की लेवल को भी पार कर चुके हो। अगर तुम वहाँ पर होगे तो फिर मुझे लगता है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुमसे आकर फाइट करने के लिए। ये डबल ड्रैगन गैदरिंग व्यर्थ और निरर्थक होगी अगर ये हर एक सेक्टर की क्षमता को माप नहीं सकते हैं तो फिर इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शीर्ष 3 संप्रदाय को चुनौती दो और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कोई भी प्रतिबंधी आपके सामने न आ जाए जिसका मुकाबला डीमन स्किमिंग सेक्टर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ही आप अपनी चाल चलना। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है तुम्हें कैसे पता हमारा लक्ष्य टॉप जी सेक्टर के अंदर है? तभी ब्लैक बीट सुप्रीम हंसते हुए कहता है डीमन स्किमिंग सेक्टर के सभी डिसेबल की पावर अब इसके लायक बनाती है। तभी जूफेन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है मैं खेलता हूँ या फिर नहीं? क्या आप बता सकते हैं मेरे लिए क्या फायदा होगा अगर मैं इसके अंदर हिस्सा नहीं लेता तो फिर? तभी ब्लैक बीट सुप्रीम जूफेन की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और फिर जूफेन से कहता है दरअसल मुझे मास्टर लू की योजना के बारे में पहले से ही पता था। मैंने आपको पहले से ही इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं वास्तव में आपकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था और जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे जैसे राक्षस 3 निचले संप्रदाय के प्रतियोगिता के अंदर एक खतरा है और उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये मास्टर जूफेन को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तभी जूफेन कहता है सुप्रीम मास्टर क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? डबल ड्रैगन गैदरिंग के सुप्रीम मास्टर होने के रूप में क्या आप खुद की मर्जी से दूसरे डिसेबल के ऊपर हमला कर सकती है? जो सुनने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम हंसते हुए कहता है बेशक डबल ड्रैगन गैदरिंग के सुप्रीम लोग ये सब कुछ नहीं करेगा लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर लू को आपसे शिकायत था। उन्होंने आपको मारने के लिए एक जाल बिछाया और फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के एल्डर को पता चला और आपको न्याय दिलाने के लिए उसे मौके पर ही मार डाला। अगर मैं इसकी घोषणा कर दूं तो कैसा रहेगा? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है हाँ इस बात के अंदर थोड़ा बहुत सच्चाई और लॉजिकल लगता है और फिर हंसते हुए कहता है ठीक है मैं सहमत हूँ। मैं निम्नलिखित किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा और अगर और कुछ कहने के लिए नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और उतना कहने के बाद ही स्वाइंगर और प्रिंसेस को उठाने के लिए जाने लगती है। तभी ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के सम्मान के बारे में है इसीलिए मैं नहीं चाहता इसके बारे में एक शब्द भी बाहर आए। तभी जूफेन उन दोनों को लेकर उठते हुए वहां से जाते हुए कहता है चिंता मत करो आपके ये सारे गंदे मामले मेरे पास सुरक्षित है। और जूफेन जाने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम कहता है वो बच्चा अपनी भलाई के लिए बहुत ही ज्यादा होशियार है। जब तक उसे इस स्थिति का अंदाजा नहीं हुआ तब तक वो बहुत ही ज्यादा सतर्क था और अब जबकि उसने ऐसा कर लिया है इसीलिए उसके अंदर कोई डर नहीं है। वो छोटी छोटी बातों से घबराने वालों में से नहीं है। उसकी आंखें हमेशा से ही बड़ी तस्वीर को देखती रहती है। तभी एक शैडो वहां पर आके उससे कहता है लेकिन उसका गुस्सा शेन के अहंकार से काफी मिलता जुलता है। क्या हम कोई गहरी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? जो सुनने के बाद ब्लैक बीट सुप्रीम उससे कहता है बाय मी क्या हमने वेस्टर्न लैंड की कल्टीवेटरों के लिए अच्छे वातावरण देने के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग का निर्माण नहीं किया था ताकि जो लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं वो लोग आत्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ज्यादातर लोग कल्टीवेशन की बजाय रिसोर्सेस के ऊपर ध्यान देने लगे जबकि सच्चे कल्टीवेटर हर दिन कम होता गया। यह चीज डीमोनिक कल्टीवेटर और राइटियस कल्टीवेटर के साथ होती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो गया है और कल्टीवेशन के मूल सिद्धांत को भूल चुका है जैसा कि हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग को बनाने समय वादा किया था।
वेस्टर्न लैंड को एक निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए और वहां पर अमन और शांति बजाय रखने के लिए हमें हमारी कीमती डिसाइबल को बाहर निकाल दिया। समय के साथ कभी कभी एक ऐसा दुर्लभ अवसर आता है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रकट होता है और संयोग से वो हमारा डिसाइबल था, फिर भी हमें उसकी आकांक्षा को कुचलना पड़ा। पता नहीं ये दुनिया किस तरह बनते जा रही है। तभी बायमी कहता है शायद हम लोग वो कल्टीवेटर नहीं रहे जो हम लोग पहले हुआ करते थे, जबकि हम लोग अब पूरी पश्चिमी देश के शासक डबल ड्रैगन गैदरिंग बन चुके हैं, बल्कि ये हम ही है जो बदल चुके हैं पूरे वेस्टर्न लैंड के साथ। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि किंगशंग की ताकत इतनी जल्दी हमारी ताकत से आगे निकल गया है, लेकिन हमने स्वयं हजारों वर्षों से आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन पाया है, क्योंकि हम लोग स्वर्ग के मार्ग से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अब जबकि हम वैसे ही किसी और आदमी से मिल चुके हैं, तो क्या हम फिर वही काम करेंगे जो डेंग शेंग के साथ किया था? जो सुनने के बाद बायमी जूफेन के बारे में सोच में पड़ जाती है और दूसरी ओर ब्लड बीस्ट सुप्रीम बायमी की तरफ देखते हुए कहता है, बायमी अगर किंगशंग सचमुच वापस आ जाए, मैं उसे खुद उसकी तलवार को देना चाहता हूँ और उसके मूल इरादे को पूरा करना चाहता हूँ। उसकी मास्टर होने के नाते उसके साथ इतना तो चल ही सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? जो सुनने के बाद बायमी थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाती है। इसी के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।